हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एनआईए नंबर 1 इंस्टीट्यूट में। मैं लक्ष्य श्रीवास्तव बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका। तो आज जो है हमारी ये चौथी वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो और बन चुकी है। इससे पहले की वीडियो जो थी वीडियो नंबर 3, उसमें हम संविधान सभा का लगभग 50% पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो है हम संविधान सभा को पूरा ख़त्म करेंगे। जो संविधान सभा टॉपिक है उसको पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे हम। तो इससे पहले की वीडियो में जब हमने आखिरी में बात की थी, तो हमने बात की थी प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति, अगर आप में से किसी ने पहले की वीडियो यानी वीडियो नंबर 3 जो संविधान सभा पे बन चुकी है, अगर वो नहीं देखी है तो पहले उसको जाकर देख लें। वरना आज की जो वीडियो है इसमें थोड़ा सा आपको समझ में कम आने वाला है। आएगा तो सही समझ में, लेकिन थोड़ा सा ढंग से आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले जो है वीडियो नंबर 3 जो संविधान सभा के ऊपर है उसमें देख लें। हमने उसमें सीटों का आवंटन, चुनाव वगैरह और सारी बातों पर चर्चा कर रखी है। तो आज जो आखिरी बात जो हमारी थी कल, वे थी प्रारूप समिति पर हमने बात खत्म की थी। एक थोड़ी सी और चर्चा हम उस पर कर लेते हैं। उसके बाद आज का जो टॉपिक है स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था प्रारूप समिति का जो गठन होता है, उसका गठन होता है 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को ये गठित होती है। इसमें मैंने आपको 7 सदस्य बताए थे। सबसे पहले जो खुद इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरे मैंने आपको बताए थे एन गोपालस्वामी अयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, चौथे जो थे के एम मुंशी थे और जो कि कांग्रेस थे, और बाकी भी 5 कांग्रेस से थे, उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। और जो 5वें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और जो छठे हमारे थे एन माधवराव, जो कि मैंने आपको बताया था एन माधवराव के बारे में। एन माधवराव, ये बी एल मित्र का क्योंकि स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उसके बाद ये एन माधवराव संविधान सभा में बी एल मित्र की जगह पर आते हैं। और 7वें नंबर पर मैंने आपको बताया था टी टी कृष्णमाचारी। टी टी कृष्णमाचारी, त्रिवेल्लोर तत्तई कृष्णमाचारी के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर भी मैंने आपको एक चीज इनके बारे में बताई थी कि 1948 के अंदर डीपी खेतान का स्वास्थ्य खराब होता है और 1948 के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद टीटी कृष्णस्वामी जो है डीपी खेतान की जगह पर संविधान सभा के सदस्य, ये प्रारूप समिति के सदस्य बनते हैं। तो 7 इसमें सदस्य थे प्रारूप समिति में। तो जो विशेष चर्चा जो मैं पिछली वीडियो में थोड़ा सा आपको बताना भूल गया प्रारूप समिति के बारे में, वह ये थी कि जब भी आपके सामने प्रारूप समिति का क्वेश्चन आए तो प्रारूप समिति के बारे में आपसे एग्जामिनर तीन तरीके से पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है वो देखिए। प्रारूप समिति जो है इसके 2 नाम और है, मतलब प्रारूप समिति जो है इसके अलावा इसके 2 नाम और है। देखिए, प्रारूप समिति के 2 नाम है। एक तो है इसका ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति को ही बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। और एक और जिसका नाम आता है वो है पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लें कि बताइए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस जो समिति है संविधान सभा की, किस समिति के वे अध्यक्ष थे, तो इन तीनों में से कोई भी नाम आ जाए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वे प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति, चूंकि ये तीनों एक है इसलिए इन तीनों के अध्यक्ष जो थे वे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। यानी कि कहने का मतलब आदमी एक ही है, अलग अलग 3 नाम है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं छोटा सा कि मेरा नाम लक्षित श्रीवास्तव है, घर पे मुझे निकनेम हम देखें तो घर पे मुझे नन्नू बोला जाता है, ठीक है, नन्नू बोलते हैं मुझे घर पर। और दोस्तों के बीच में हमारा एक अलग नाम होता है, ठीक है, तो उसे सीक्रेट रहने दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि प्रारूप समिति का ही नाम ड्राफ्टिंग कमेटी भी है और पांडुलेखन समिति भी है। इनमें से किसी भी आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पांडुलेखन समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य, चूंकि प्रारूप समिति ही ड्राफ्टिंग कमेटी भी है और पांडुलेखन समिति भी प्रारूप समिति का ही एक नाम है, मतलब ये दोनों प्रारूप समिति के उपनाम है। ठीक है दोस्तों, इतनी सी मुझे चर्चा आपसे करनी थी। आगे जो आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये जो एन माधवराव और टी टी कृष्णमाचारी है इनके बारे में अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि एन माधवराव जो है बीएल मतलब किसकी जगह पर संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो आप ऑप्शन लगा सकते हैं बीएल मित्र। और टी टी कृष्णमाचारी जो है ये 1948 में
डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है, उनकी जगह पर टीटी कृष्णमाचारी आते हैं। तो प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके गठन की जो तारीख है वो आप याद रखिएगा 29 अगस्त 1947। सातों जो सदस्य हैं उनके नाम आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि संविधान का जो प्रारंभिक रूप प्रारूप है वे इसी समिति ने तैयार किया था। तैयार जो है, एक और इम्पोर्टेंट चीज, प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार नहीं किया था। संविधान का प्रारूप जो है यानी प्रारंभिक रूप मैंने आपको बता रखा है, ये तैयार किया था बी एन राव, बेनेगल नरसिम्हा राव ने जो है संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। तो फिर हम देखें कि प्रारूप समिति का क्या कार्य था। तो बी एन राव ने जो प्रारूप तैयार किया था उसके ऊपर चर्चा और संशोधन के लिए प्रारूप समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा बेनेगल नरसिम्हा राव जो थे उन्होंने संविधान का प्रारूप या प्रारंभिक रूप तैयार किया। चलिए आज का टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वह है स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। आप सभी को पता है स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। तो हम ये देखने वाले हैं कि कौन से 3 बड़े परिवर्तन इस जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है इसके द्वारा होते हैं। देखिए बहुत बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है ये स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा होते हैं, हम देखेंगे। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जानने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, जो 3 जून 1947 को आपको पता है माउंटबेटन योजना आती है, इसे हम बोल सकते हैं विभाजन योजना। तो विभाजन योजना आती है, इस माउंटबेटन योजना के तहत ही जो हमारे भारत का विभाजन हुआ था। आप याद रखिएगा 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन हुआ था। और जो माउंटबेटन योजना है उसके प्रभाव की हम बात करें कि वो क्या क्या प्रभाव उसके थे, तो इसी माउंटबेटन योजना के तहत जो देशी रियासत और मुस्लिम लीग के सदस्य जो थे, कौन से सदस्य? भारतीय क्षेत्र वाले जो मुस्लिम लीग और देशी रियासत के सदस्य थे वे संविधान सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को देशी रियासतें जो अपने आप को संविधान सभा से अलग रखती हैं, चूंकि वे अपना भविष्य तय नहीं कर पाई थी कि उन्हें किसके साथ जाना है, पाकिस्तान या भारत के साथ। तो जब माउंटबेटन योजना आती है तब देशी रियासतें जो हैं अपनी सीटें ग्रहण कर लेती है। याद रखिएगा भारतीय क्षेत्र वाली, पाकिस्तान क्षेत्र वाली नहीं। मैं भी बताऊंगा पाकिस्तान क्षेत्र वाली कौन कौन सी है। इसके बाद जो मुस्लिम लीग के जो कुछ थोड़े बहुत बचे कुछ सदस्य थे वे भी अपनी सीटें संविधान सभा में ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि मुस्लिम लीग का तो उद्देश्य मैंने आपको बताया था, जब 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ तो मुस्लिम लीग का सीधा सा उद्देश्य था कि अलग पृथक संविधान सभाओं की मांग करना या भारत को दो टुकड़ों में बांट देना, 2 विभाजित टुकड़ों में बांट देना और अपनी अपनी संविधान सभाएं बनाना, ये मुस्लिम लीग का जो था उद्देश्य था। लेकिन मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य जो कि बैनर तले जीते थे, बैनर तले यानी कुछ जो थे इसमें से उद्योगपति, जो व्यापारी, जिनका जो कि पार्टी पॉलिटिक्स राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं था, तो वे भी एक मुस्लिम लीग के, जो मैंने आपको एक बताया था प्रारूप समिति में मैंने आपको बताया था एक नाम सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ये जो थे ये मुस्लिम लीग से सदस्य थे। ठीक है, तो इससे बड़ा क्लियर सा हो जाता है कि ये बैनर तले लोग जीते थे, जो अंदर आत्मा से ये मुस्लिम लीग के थे नहीं। ठीक है, सिर्फ बैनर मतलब एक टिकट जो था इनने मुस्लिम लीग से लिया था, लेकिन इनकी ऐसी कोई भावना नहीं थी, इसलिए ये जो है संविधान सभा के सदस्य बन जाते हैं और अपनी सीटें संविधान सभा में ग्रहण कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अगली बात करते हैं हम स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा 3 बड़े परिवर्तन। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको बताया अभी, याद रखिएगा दोस्तों माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, पंजाब, बंगाल, पूर्वी बंगाल या ईस्ट बंगाल आप कह लीजिए। ठीक है, पंजाब, बंगाल, सिंध, पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत,
बलूचिस्तान, और एक और जाता है असम का सिलगढ़ जिला जो आता है, वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रहते। मैंने अभी आपको बताया 3 जून 1947 के तहत जो भारत देशी रियासत और मुस्लिम लीग वाले जो भारतीय क्षेत्र वाले हैं वे तो संविधान सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान क्षेत्र वाले हैं यानी कि ये 6 जो ये हैं ये पाकिस्तान में अपना विलय कर लेते हैं, और इनके जो सदस्य थे 389 में से संविधान सभा के सदस्य जो थे वे अब भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रह जाते हैं। चलिए आगे और बात करें, या आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये चीजें 6 चीजें पंजाब, बंगाल, सिंध, पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, ठीक है, असम का सिलगढ़ जिला, याद रखिएगा। हम स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात कर रहे थे, तो देखिए 3 बड़े परिवर्तन स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत होते हैं। क्या होते हैं देखिए, जल्दी जल्दी हम बात करते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें हमें आज करनी है। पहली बात, संविधान सभा, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा संप्रभु बन जाती है। क्या बात हुई, क्या मतलब हुआ इस बात का? मैंने आपको बताया संविधान सभा संप्रभु बन जाती है। मैंने आपको संप्रभु के बारे में बता रखा है कि जिस चीज में भी प्रभु का नाम आ जाए यानी सर्वशक्तिमान है वो, ठीक है। सर्वशक्तिमान तो कोई नहीं है, लेकिन जो शक्तिमान, एक शक्ति, इस शब्द से हम ये समझ सकते हैं कि एक शक्ति से ये शब्द जुड़ा हुआ है। तो संप्रभु निकाय जो है संविधान सभा बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो संविधान सभा है वे चाहे तो जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने जो पहले एक्ट, जो कानून लाए थे, जैसे कि 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट, और जितने भी एक्ट लाए थे उन्हें वे चाहे तो स्वीकार कर सकती है, चाहे तो स्वीकार नहीं कर सकती है, चाहे तो उनमें बदलाव कर सकती है, चेंज उनमें ला सकती है, और चाहे तो उन्हें खारिज कर सकती है यानी डिसमिस उन्हें कर सकती है, ठीक है। तो संप्रभु का अर्थ हुआ कि संविधान सभा पूर्ण रूप से संप्रभु बन जाती है, यानी कि अब उसके पास शक्ति आ जाती है कि वे चाहे तो ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अधिनियम जो भारत के लिए आते हैं उनमें चाहे तो वे बदलाव कर सकती है, चाहे तो उन्हें खारिज कर सकती है, या चाहे तो उन्हें स्वीकार पूर्णतः ऐसा का ऐसा ही जैसे वे हैं उन्हें स्वीकार कर सकती है। अब ये निर्णय संविधान सभा के पास वो शक्ति आ गई थी निर्णय लेने की। दूसरी बात क्या होती है देखिए, दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस संविधान सभा की, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत संविधान सभा विधायिका बन जाती है, यानी संसद के रूप में अब संविधान सभा जो है वह कार्य करने लगेगी। अभी तक संविधान सभा का कार्य कानून निर्माण का था, ठीक है। अब जो वे कार्य करेगी विधायिका यानी संसद का कार्य। देखिए तो विधायिका जब 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जब विधायिका बन जाती है तब संविधान सभा 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है, या 2 रूप संविधान सभा के नए हमें दिखते हैं। पहला रूप, जब संविधान सभा जो सभा है जब वे संविधान सभा की तरह कार्य करती है तो उसके अध्यक्ष जो हैं वे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब यही संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती है तो इसके जो अध्यक्ष हैं वे हैं जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। इसके जो देखिए मैं आपको बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा 3 बड़े परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले तो ये संप्रभु निकाय बन जाती है संविधान सभा, और जो 1947 का जो अधिनियम है उसके तहत जो संविधान सभा है वे विधायिका भी बन जाती है। विधायिका, तो जब ये सभा है, जब ये संविधान सभा के रूप में कार्य करेगी, जब ये कानून निर्माण का कार्य करेगी, तब इसकी जो अध्यक्षता है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। और जब ये संसद के रूप में कार्य करेगी यानी कि सरकार एक तरीके से चलाएगी, तब इसकी अध्यक्षता जो है ये जीवी मावलंकर करेंगे। यानी कि कहने का मेरा मतलब यही है दोस्तों कि एक ही व्यक्ति 2 कार्य कर रहा है दोनों अलग अलग समय पर। यानी कि ऐसा भी होता है
कि संविधान सभा जो सुबह एक दिन में 2 बैठकें इनकी होती थी, जब बैठक होती थी तो सभा संविधान सभा के रूप में कानून निर्माण का कार्य करती थी, और जब बैठक जो दूसरे चरण शाम को होती थी तब वे संसद के रूप में कार्य करती थी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र भारत की अगर पहली संसद की बात की जाए तो स्वतंत्र भारत की पहली संसद हमारी संविधान सभा ही थी। ठीक है, अभी हम और बात करेंगे इस पर। तीसरा जो पॉइंट आता है, मुस्लिम लीग के सदस्य सभा से अलग हो जाते हैं। मुस्लिम लीग के सदस्य सभा से अलग हो जाते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के कुछ सदस्य जो है वे सभा से अलग हो जाते हैं। देखते हैं हम क्या है। मैंने आपको बताया था, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये स्वतंत्रता अधिनियम। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या तय की जाती है तो वो होती है 389, यानी एक प्रतिनिधि 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, तो इसमें से निकलता है एक, मैंने बताया था आपको 296, यानी 292 प्लस 04 मैंने आपको बताया था। ठीक है, 292 ब्रिटिश प्रांत और प्लस 4 चीफ कमीशन क्षेत्र, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, और तीसरा कुर्ग, और चौथा जो हमारा आता है वो था बलूचिस्तान। ठीक है, तो ये 296 से 10 में इधर लिख देता हूँ ब्रिटिश प्रांत से, और जो 93 सदस्य थे ये थे देशी रियासतों से। ठीक है, अब देखिएगा कि जब मुस्लिम, मैंने यहाँ पर लिखा स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत मुस्लिम लीग के सदस्य सभा से अलग हो जाते हैं और देशी रियासतों के भी कुछ सदस्य, तो इन 296 में से लगभग 67 जो सदस्य हैं वे अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पर बचते हैं 229, और जो 93 सदस्य हैं उनमें से 23 सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो जाते हैं और बचते हैं 70। तो अब जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो अब सदस्य संख्या बचती है वह है 299। ये स्थिति जो है ये 31 दिसंबर 1947 की है। आपको चीज समझ में आई होगी आशा करता हूँ। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389 सदस्य संविधान सभा के लिए आवंटित किए जाते हैं। उसके बाद 296 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 सदस्य देशी रियासतों से। जब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है उसके तहत मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के जो सदस्य है पाकिस्तान क्षेत्र वाले, वे भारतीय संविधान सभा से अलग हो जाते हैं। और इसमें से अगर हम देखें तो 296 यानी कि ब्रिटिश प्रांत के 296 सदस्यों में से 67 सदस्य संविधान सभा से अलग हो जाते हैं। तो हम देखें तो ब्रिटिश प्रांतों में से 229 सदस्य हमारे पास बचते हैं, और 93 जो देशी रियासतों से जो सदस्य है उसमें तो 23 सदस्य जो है संविधान सभा से अलग हो जाते हैं। फिर हमारे पास जो आंकड़ा बचता है वो 70 देशी रियासतों से बचते हैं। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो एक नया जो भारतीय संविधान सभा का रूप है वह हमें देखने को मिलता है 299। ये स्थिति जो है ये 31 दिसंबर 1947 की है। कुल मिला के बात ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जब सबसे पहले कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389 सदस्य आवंटित किए गए थे, सीटें आवंटित की गई थी। अब जो है यानी स्वतंत्रता के बाद की स्थिति जो है ये है 299। अब हमारे पास भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य बचते हैं। चलिए, ये तो हो गई स्वतंत्रता अधिनियम की बात। दूसरी हमें चर्चा करनी है अभी संविधान का प्रभाव में आना। अब जो सारा कार्य है वो ये 299 सदस्य करेंगे, 389 नहीं। संविधान का प्रभाव में आना। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था कि 1948 में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति का कार्य BN राव के द्वारा निर्मित प्रारूप को चर्चा करना और उसमें संशोधन करके उसे पेश करना होता है। उसके अध्यक्ष जो थे वे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो देखिए 1948 को सर्वप्रथम डॉक्टर BR अम्बेडकर
प्रारूप प्रकाशित करते हैं। 1948 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप प्रकाशित करते हैं और इसकी चर्चा के लिए वे 8 माह का समय देते हैं। इसकी चर्चा के लिए वे 8 माह का समय देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा संविधान का प्रभाव में आना, यानी कि ये सारी बातें अभी हो गई सीटों का आवंटन से लेकर अब जितने भी सदस्य बच रहे हैं 31 दिसंबर 1947 की स्थिति के बाद, अब संविधान धीरे धीरे बनने निर्माण की और अग्रसर होता है, अग्रसित होता है। अब संविधान धीरे धीरे बनकर तैयार होने वाला है, उसके बाद वो लागू होगा। देखें कैसे, तो यही ये जो है हेडिंग है, ये हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि 1948 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप प्रकाशित करते हैं प्रथम बार। ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम बार, पहली बार। और 8 माह का समय उसमें चर्चा हेतु देते हैं। चर्चा के लिए 8 माह का समय इस प्रारूप पर जो प्रथम बार प्रकाशित हुआ उस पर देते हैं। देखिए अक्टूबर 1948 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दूसरी बार प्रारूप प्रकाशित करते हैं। दूसरी बार क्यों? क्योंकि जब डॉक्टर अंबेडकर 8 माह का समय चर्चा के लिए देते हैं तो उसमें जो कुछ संशोधन प्रस्ताव आते हैं, कुछ शिकायतें आती हैं, इसलिए अक्टूबर 1948 को दोबारा से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप प्रकाशित करते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अंतिम रूप से प्रारूप संविधान सभा के समक्ष रखते हैं। चार नवंबर 1948 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अंतिम रूप से प्रारूप संविधान सभा के समक्ष रखते हैं और इस बार जो है संविधान प्रथम बार पढ़ा जाता है। यहां पर याद रखिएगा, यह है प्रथम बार प्रारूप प्रकाशित हुआ और यहां पर जो प्रारूप संविधान सभा के समक्ष रखते हैं वे प्रथम बार पढ़ा जाता है। ठीक है, और इसके लिए वे 5 दिन का समय देते हैं। 5 दिन का समय वे देते हैं चर्चा है तो। ठीक है, उसके बाद 15 नवंबर 1948 को दूसरी बार संविधान पढ़ा जाता है। दूसरी बार जो है 15 नवंबर 1948 को संविधान पढ़ा जाता है और इस बार जो है संविधान का खंडवार अध्ययन होता है। याद रखिएगा, खंडवार। ठीक है, खंडवार अध्ययन जो है 15 नवंबर 1948 को होता है और ये कार्य जो है ये खत्म होता है 17 अक्टूबर 1949। लगभग एक साल तक इस पर जो है खंडवार जो अध्ययन होता है संविधान पर, और ये कार्य जो है ये 17 अक्टूबर 1949 को खत्म होता है। इस टाइम पीरियड के बीच में, इस समय अंतराल के बीच में टोटल जो है 7653 संशोधन प्रस्ताव आते हैं। 17 अक्टूबर 1949 को जब खंडवार अध्ययन हो जाता है, तब जब चर्चाएं हो जाती है उस पर सभी की, तो 17 अक्टूबर 1949 को 7653 संशोधन प्रस्ताव उसमें आते हैं और वास्तविकता में 2473 पर ही चर्चा हो पाती है या संशोधन हो पाता है। ठीक है, 17 अक्टूबर 1949 को संशोधन 7653 यानी 7653 संशोधन प्रस्ताव आते हैं और वास्तविकता में जो 2473 है उन्हीं पर चर्चा हो पाती है। और आखिरी में 14 नवंबर 1949 को
जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं वे द कॉन्स्टिट्यूशन चौदह नवंबर 1949 को अंततः डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेलेक्टेड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पारित करते हैं और 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो पारित हो जाता है। मैंने बोला पारित हो जाता है ना, लागू नहीं बोला मैंने, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वह पारित हो जाता है और 299 सदस्यों में से इस पर 284 सदस्य हस्ताक्षर कर देते हैं। 299 सदस्यों में से 284 जो सदस्य है वे इस पर हस्ताक्षर करते हैं और इन्हीं 284 सदस्यों में से 8 महिलाएं होती है। 8 जो होती है वह महिला होती है, ठीक है। 8 इसमें से महिला को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 8 महिला। आप पूछेंगे कि 299 कहां से आया? मैंने अभी आपको बताया था शुरुआत में कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389 सदस्य होते हैं, लेकिन स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद जो है माउंटबेटन योजना के बाद जो मुस्लिम लीग के सदस्य और देशी रियासत के सदस्य पाकिस्तान क्षेत्र वाले वे संविधान भारतीय संविधान सभा से अलग हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सदस्य संख्या बचती है वे 299 होती है। इसलिए 26 नवंबर 1949 को 299 में से 284 जो सदस्य है वे इस पर हस्ताक्षर करते हैं। उन 284 सदस्यों में से 8 महिलाएं होती है, ठीक है दोस्तों। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पोस्ट करके लिख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है ये। चलिए अगली हमारी चर्चा है चर्चा करने से पहले एक बार और रिवीजन, मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है क्योंकि देखिए मैंने बोला संविधान प्रभाव में आना, कैसे कैसे संविधान आता है। सबसे पहले 1948 के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप प्रथम बार प्रकाशित करते हैं और वे 8 माह का समय देते हैं उस पर चर्चा के लिए। अक्टूबर 1948 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दूसरी बार प्रारूप प्रकाशित करते हैं और 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अंतिम रूप से प्रारूप संविधान सभा के समक्ष रखते हैं और इस संविधान सभा के समक्ष जो प्रारूप रखा जाता है उसमें संविधान जो है प्रथम बार पढ़ा जाता है और इसके बाद 4 नवंबर 1948 के बाद वे 5 दिन का समय देते हैं इस पर चर्चा या संशोधन के लिए। तो 15 नवंबर 1948 को दूसरी बार संविधान जो है वे पढ़ा जाता है। इस बार जो है वो खंडवार अध्ययन संविधान का होता है। तो ये कार्य लगभग 17 अक्टूबर 1949 यानी 1 साल के लगभग ये कार्य चलता है और इसी टाइम पीरियड के बीच में 7653 यानी 7653 संशोधन प्रस्ताव आते हैं और वास्तविकता में अगर देखा जाए तो उनमें से 2473 प्रस्ताव पर ही। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए काफी है। अगली जो चर्चा है हम अगले जो संविधान सभा का पार्ट 3 आएगा उसमें हम 2 से 3 पॉइंट पर और चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। ऊपर नीचे हो गया।